दोस्तों आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव में एक ऐसा टॉपिक लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप लोगों के अंदर में एक एनर्जेटिक आएगा, ऊर्जा आएगी। और साथ ही साथ ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से दोस्तों मजेदार तरीके से भर भर के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर भी पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई आइए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, और बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब आप लोग कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि इतना मजेदार तरीके से कोई स्टोरी हो सकता है क्या। तो मेरे दोस्तों स्टोरी का नाम है सौविदिया। सौदिया का मतलब क्या होता है भाई, तो बताएंगे। सौदिया का मतलब होता है चिट्ठी पहुंचाने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, सौदिया बोलते हैं। सर क्या बोलेंगे सर, सौदिया किसे बोलेंगे भाई, तो बोलेंगे सर चिट्ठी पहुंचाने वाले को हम लोग बोलते हैं सौदिया। तो सौविदिया जो है मेरे भाई, इसका राइटर कौन है, तो बताएंगे सर फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म होता है वो 1921 में होता है, और इसकी जो मृत्यु होता है 1977 में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सौविदिया कहानी है इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले आखिर कौन कौन सा व्यक्ति है। तो मेरे दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एक है औरत, याद रखिएगा इस औरत का नाम है क्या, तो बताएंगे सर याद रखिएगा बड़ी बहुरिया। बड़ी बहू रिया, याद रखिएगा, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। बड़ी बहुरिया। और एक का नाम है दोस्तों, एक लड़का है ना भाई, एक लड़का है मेरे भाई, क्या यहाँ पे एक लड़का आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, है ना, जिसका नाम है क्या मेरे भाई, हरगोविंद। क्या नाम है मेरे रसगुल्ला, तो बताएंगे सर हरगोविंद। क्या नाम है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा हरगोविंद। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, इनका नाम है हमारा क्या, हरगोविंद। हरगोविंद कौन है भाई, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा हरगोविंद जो है ये चिट्ठी पहुंचाने का काम क्या करते थे। क्या बोलेंगे सर, हरगोविंद कौन है सर, तो बताएंगे सर हरगोविंद है जो चिट्ठी पहुंचाने का काम क्या करते थे। ठीक है, दो मेजर कैरेक्टर को आप लोग याद रखिएगा, बाकी मैं कहानी में आप लोगों को समझाते जाऊंगा, बहुत मजा आएगा भाई। क्या होगा सर, बहुत ही मजा आएगा, आप लोग कहानी को समझाते जाऊंगा भाई। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी इस प्रकार है कि एक घर में दोस्तों या एक गांव में, जलालगढ़ के गांव में एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था। बाकी सब गरीब थे। बहुत बड़ी महल हुआ करता था जहां पे बड़ी बहुरिया और उनके 3 देवर देवरानियां रहा करती थी। ठीक है, कितना देवर देवरानियां, 3 को देवर 3 को देवरानी, और हमारे बड़ी बहुरिया और उनका हस्बैंड रहा करते थे। एक समय आता है रसगुल्ला की बड़ी बहुरिया का हस्बैंड इस दुनिया से गुजर जाते हैं। अब इतना ही में दोस्तों क्या होता है कि जितने सारे हमारा कर्ज थे वह सारे कर्ज अब हमारे बड़ी बहुरिया यानी बड़ी बहुरिया के सर पे आ गिरते हैं। अब जैसे बड़ी बहुरिया के सर पे आ गिरते हैं तो मेरे दोस्तों इतने में ही जितने सारे उनके देवर देवरानियां थे सब घर छोड़कर भागने लगे। इधर से दोस्तों मोदियाइन आए, मोदियाइन का मतलब कहीं उधार लिए थे दुकान पे, इधर से मोदियाइन आए और मोदियाइन आकर के इस तरह से पूरा झाड़ने लगा। हाँ इतना पैसा पाते, तुम्हारा मर्द इतना पैसा लेके मर गया, पूरा बोलने लगा किनको भाई, तो बताएंगे सर बड़ी बहुरिया को बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलने लगा। बड़ी बहुरिया बेचारा चुप, बड़ी बहुरिया घुट घुट के मर रही है। बड़ी बहुरिया जो थे वो घुट घुट के मर रही है, सोच रही है कि कितना बड़ा महल, और आज इस महल का हालात ऐसे हो चुकी है कि यहाँ पे नौकर भी नहीं है। नौकर तो दूर की बात, लोग आकर के हमें ताना लगा रहे हैं। तब बड़ी बहुरिया खुद से सोचते हैं, जब वो अपनी जिंदगी से दंग आ जाते हैं तब मेरे दोस्तों वो सोचती है कि मैं भतवा साग खा खा के कब तक इस दुनिया पे जीऊं, कब तक इस दुनिया पे जियो, भतवा साग खा खा के मैं इस दुनिया में कब तक जियो, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ मायके जाना चाहती। इस तरह से अचानक मेरे दोस्तों बड़ी बहुरिया को याद आया कि अरे कोई है हमारे गांव पे जो संवाद पहुंचाता है, चिट्ठी को पहुंचाते हैं। तो हमारा हरगोविंद को पुकार लगाता है, हरगोविंद आओगे इधर। जैसे हरगोविंद आते हैं उनके घर में, हरगोविंद आने से पहले ये सोचता है कि आखिरकार आज के दौर में कौन चिट्ठी पहुंचाने का काम क्या कर रहे हैं। अरे आज तो जगह जगह पे डाकघर खुल चुके हैं, आज तो जगह जगह पर पोस्ट मास्टर बन चुके हैं, लोग आ चुके हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह चिट्ठी को पहुंचाते हैं। आज तो लोग घर बैठे लंका तक का खबर को हासिल कर सकता है। लेकिन आज के दौर पे बड़ी बहुरिया हमें आखिर क्यों बुला रही है। तो जैसे बड़ी बहुरिया दोस्तों बुलाती है, हरगोविंद आते हैं। हरगोविंद आने के बाद हरगोविंद को मेरे दोस्तों, हरगोविंद जैसे आते हैं बड़ी बहुरिया को पूरी बेहतरीन तरीके से डांट रही थी। कौन, हमारा मोदियाइन। मोदियाइन कौन है, जो कर्ज ले चुके थे, है ना, मोदियाइन पूरा डांट रहे थे। उतने में ही हमारा हरगोविंद से रहा नहीं गया और हरगोविंद बोला कि मैं कुछ बोलने वाला हूं। तब हमारा बड़ी बहुरिया इशारा करते हैं कि हरगोविंद तू चुप रहो, हरगोविंद तू अभी चुप रहो, ये हमारी मुसीबत का घड़ी है। तब हरगोविंद चुप रहते हैं। जब ये मोदियाइन चली जाती है तब मेरे दोस्तों बड़ी बहुरिया बताते हैं, बड़ी बहुरिया बताते हैं, ए हरगोविंद तुम जाना मेरे मायके,
और मेरे मायके में बताना। क्या हुआ बड़ी बहन? अरे इतने बड़े मालिक, अरे इतने बड़ा, तुम महलों का रानी हो रहे, तू रो क्यों रही है? अरे बड़ी बोरिया बोल रही है ना, अब ऐसा नहीं रहा जैसे आप सोच रहे हैं। हमारा हालत बहुत खराब हो गया है, मैं मरना चाहती हूँ। क्या बोल रहे हैं बड़ी बोरिया? ऐसा क्यों बोल रही है आप? अरे हमारे गांव का आप महारानी है, ऐसा मत बोला करो। बड़ी बोरिया कहते हैं कि बड़ी बोरिया कहती है हरगोबिन, आप किसी भी तरह से चले जाओ। बड़ी बोरिया कहती है, बड़ी बोरिया हरगोबिन को कहते हैं कि हरगोबिन तुम किसी भी तरह से मेरी इस चिट्ठी को पहुंचा देना। मेरे माँ से कहना कि मैं अपने भाई भौजाई का जूठा खा के एक कोने में पड़ी रहूंगी, पर मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दो। इस तरह से हरगोबिंद को अपना दुख दर्द को इन्होंने बताया, है ना। वह अपने सारे दुख दर्द को बताया। बड़ी बोहरिया कि आपने मेरे मायके में जाके कहना मेरे मम्मी से कि मैं अपने भाई भौजाई का एक जूठा खा के एक कोने में पड़ी रहूंगी, पर मुझे यहां से लेकर चलो। हरगोबिंद कहता ठीक है, मेरा संवाद पहुंचाने का काम है, मैं संवाद पहुंचाता हूं। इतने में दोस्तों हमारा जो हरगोबिंद है वो हमारा संवाद पहुंचाते समय हमारा बड़ी बोहरे कहती क्या हरगोबिंद आपके पास पैसा है तो कुछ पैसा देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है कि हमारा ट्रेन के माध्यम से वो जलालगढ़ स्टेशन से मेरे दोस्तों क्या करते हैं भाई, फटाफट फटाफट वो चलते हैं भाई, है ना। और इधर से दोस्तों हमारा जलालगढ़ स्टेशन आते हैं। जलालगढ़ स्टेशन में दोस्तों वो जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो गया हमारे गांव का, जहां पे इतनी बड़ी महल, इतनी बड़ी ताजमहल, और हमारे गांव की एक महिलाएं रो रही है। अगर मैं संवाद सुनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े गांव में इस महारानी का इतना बड़ा घर और इस महारानी को रोना पड़ रहा है। वो सोचने लगे। हरगोबिंद बहुत समझदार लोग थे, और दोस्तों इस तरह से सोचते सोचते वो बिहुरपुर स्टेशन पहुंचते हैं। और इस तरह से पहुंचने के बाद हमारा बड़ी बोहरिया के गांव जाते हैं। जब बड़ी बोहरिया के गांव जाते हैं तो दोस्तों बड़ी बोहरिया के गांव पहुंचते ही, जो हमारे बड़ी बोहरिया थे उसका गांव पहुंचते ही दोस्तों सभी लोग आते हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे उतरते हैं भाई बड़ी बोहरिया, सॉरी हमारा हरगोबिंद जैसे उतरते हैं, उतरने के बाद जैसे दोस्तों वो गांव पे कदम रखते हैं तो सब लोग कहते हैं क्या हरगोबिंद मेरे लिए क्या चिट्ठी लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो बताओ, कैसन हिया, भालो हिया ना, बड़ी दिनर बाद आइली रे तू, कहाँ गलेली? पर हाँ चाचा, हाँ काका, हम बहुत दिन के बाद आवो है दादा, क्योंकि आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोग अपने चिट्ठी को पहुंचा रहे हैं। भले आज क्यों हमें चिट्ठी देंगे, हमें आज तो बड़ी बोहरिया ने कुछ बातें कहा है जो अपने उनके मायके में सुनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों बड़ी बोहरिया के मायके पहुंचते हैं हमारा हरगोबिंद, और बड़ी बोहरिया के मायके पहुंचते ही हमारे हरगोबिंद को काफी दोस्तों स्वागत करते हैं और बताते हैं। उसके मम्मी पूछती है कि हरगोबिंद मेरे बेटी ने कौन सा संवाद दिया है, कौन सा चिट्ठी पहुंचाए? पर मामा ऐसा कुछ भी चिट्ठी नहीं है। हाँ ऐसा कुछ भी चिट्ठी नहीं है मम्मी, ऐसा कुछ भी चिट्ठी नहीं है। हाँ ऐसा नहीं, बस पर तुम फिर आए क्यों हो? बोले कि मम्मी मैं बहुत दिनों से ना आप लोगों का गांव नहीं आया था, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक बार घूम लेता हूँ, और इसके बाद फिर से मैं तो 4 दिन रह करके यहाँ से अपना गांव जलालगढ़ चला जाऊंगा, इसलिए घूमने फिरने के लिए आया हूँ। हमारा बड़ी बोहरिया का मम्मी का जो पेट था वह कचोट रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे बेटी कुछ ना कुछ बोली होगी, ये बता नहीं रहे। तो शाम हो गया, दही चूड़ा खाएं, सब कुछ खाएं। उसके बाद बोल रहे हैं कि आपके फिर अब पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बेटी ने कुछ संवाद दिया है, कुछ संवाद सुनाने के लिए कहा है? पर नहीं मम्मी ऐसा कोई बात नहीं है। भाई लोग पूछते हैं, कोई बात नहीं, आपका बहन ने कुछ भी चिट्ठी नहीं दिया है। कितना समझदार था वो, सोच रहा था कि अगर मैं बता दूं तो हमारे गांव का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर भला इतने बड़े गांव पे इतना बड़ा महल में एक महिलाएं रो रही है। इतना समझाने के बाद बहुत कुछ यहाँ पे कांड हुआ, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इनका जो 3 देवर देवरानियां थे सिर्फ धान के मौसम पे आते थे, धान लेते थे चले जाते थे, क्योंकि उसका खेती बहुत बड़ी थी। इसमें में दोस्तों आम बहुत लगा हुआ था, आमों का पेड़ दोस्तों बहुत ज्यादा थे।
आम के पेड़ों में जब आम का फल फलते थे तो आम को भाग लेने के लिए दोस्तों वो लोग शहर से गांव आते थे, फिर आम का फल ले लेते थे, फिर वो लोग चले जाते थे। धान का बंटवारा हो जाता था, फिर चले जाते थे। इस प्रकार दोस्तों ये स्टोरी है, बहुत रोमांटिक है, बहुत मजेदार है। सच बताता हूं, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें छलक उठेगी। तो आइए दोस्तों स्टोरी को हम लोग इस प्रकार शुरू करते हैं भाई, ठीक है। आइए हम लोग स्टोरी को शुरू कहते हैं। हरगोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज भी किसी को संविदा की जरूरत पड़ सकती है, और ये आज भी किसी को संविदा मतलब चिट्ठी पहुंचाने का जरूरत पड़ सकती है। गांव गांव में तो पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है, लोग हमें क्यों बुलाएंगे, है ना। इस जमाने में जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गई है, संविदा के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। कहता है दोस्तों कि आज तो दुनिया इतना विकसित हो चुका है कि लोग जो है घर बैठे लंका का खबर को हासिल कर सकता है और अपने खबर को लंका तक पहुंचा सकते हैं। फिर तो आज आदमी फिर उसकी बुलावट क्यों हुई। तो हमारा हरगोविंद कहता है कि मेरा बुलावट ऐसा क्यों हुआ, बड़ी बहुरिया मुझे आखिर क्यों बुला रहे हैं, बड़ी बहुरिया कहाँ, इतने बड़ी महल की रानी आखिर क्यों ऐसा बुला रही है मुझे। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी डयोर पार कर अंदर गया। अब दोस्तों हमारा जो बड़ी भौरिया का जो महल थी, बहुत बड़े महल थे, उस महल का जो टूटी दरवाजा थे, उस टूटी दरवाजा को कदम रखते हैं हरगोविंद, और कदम रखते ही सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाजा लगाया। और दोस्तों हमारे हरगोविंद के अंदर में इतनी इतनी समझदारी थी, इतना मजेदार तरीके से ये बात मैं कह रहा हूं भाई आप लोगों को, कि वो सूंघ कर बता देते थे क्या कि चिट्ठी में क्या लिखाएगा वो। सोचो मेरे भाई कितना अनुभव थे। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है, वो सोच लिया पहले। जैसे वो बड़े बोरिया के महलों में कदम रखा, वो सोचा कि कोई गुप्त बात होगा जो मुझे उनके मायके तक पहुंचाना है। सूंघ कर बता दिया, चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो परवा पक्षी तक ना जाने। और कहता है दोस्तों कि परवा मतलब होता है कबूतर, कबूतर पक्षी तो किसी को पता ना चले कि आखिर में कौन सा संवाद पहुंचाने वाला हूं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पांव लगी बड़ी बहुरिया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है कि बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुप बैठने को कहा। जब मोदी आइन आए, जब अपने कर्ज को वसूलने के लिए आए मोदी आइन, तो मेरे दोस्तों हमारा बड़ू बहुरिया इशारा करती है हरगोविंद को, हरगोविंद तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, ठीक है। बड़ी हवेली आप नाम मात्र का ही बड़ी हवेली है, बड़ी हवेली आप सिर्फ नाम मात्र का रह गया है, कोई काम का नहीं। जहां दिन रात नौकर नौकरानियां और जन मजदूर की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सुपा में अनाज लेकर पटक रही है। बोलता है जहां पे जिस महल में, बड़ी बोरिया बताती है कि जिस महल में, इतनी बड़ी महल में जहाँ पे नौकर नौकरानियां भरी रहती थी, जहाँ पे जन मजदूर लोग हमेशा भरे रहते थे, आज इस महल में मैं सूपा पटक रहा हूँ, अनाज में सूपा को इस तरह से पटक रहा हूँ, ठीक रही हूँ। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वो दिन। हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बाप रे, कैसन दिन आएगी लेगी दीदी, क्या दिन था। बड़ी बोरिया बताते कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगाने के लिए गांव के हर एक महिला आती थी कि मेरे हाथों पे लोग मेहंदी लगा दें। क्या दिन आ गया है। बड़े भैया के मरने के बाद, बड़े भैया मतलब कौन, तो हमारा हरगोविंद के बड़ी बोरिया के हस्बैंड, बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गया, तीनों भाई ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रियायतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीन भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। बोरा की जैसे जैसे बड़े भैया की मृत्यु हुआ, बड़े भैया की मृत्यु के बाद वो सीधा सीधा कहाँ चले गए, तो उनका झगड़ा, तीनों भाई में आपस में झगड़ा होने लगा, और झगड़ा होने के बाद वो गांव छोड़कर शहर की ओर रवाना हो गए, ठीक है। आगे देखिए, बहुरिया कहाँ जाती बेचारी, और कहते कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कोई भी नहीं है, भगवान भले आदमी को ही कष्ट देता है। कहते भगवान, पता है हरगोविंद, भगवान सिर्फ आदमी को ही कष्ट देता है, पता है हरगोविंद, भगवान सिर्फ जो है आदमी को ही कष्ट देता है, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बोले कि अगर भगवान सिर्फ आदमी को ही कष्ट देता है, नहीं तो हरगोविंद आप ही बताओ, जो हमारा हस्बैंड थे उनका 1 घंटा में कैसे मृत्यु हो सकता है, 1 घंटा में उनका कैसे मृत्यु हो सकता है, आप खुद सोचो।
बड़ी बहुरिया की देह, देह मतलब शरीर, बड़ी बहुरिया के देह से जवेर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। और बताए जैसे आपका बड़े भैया का इंतकाल हुआ, मरे, मेरे अंदर में जितने सारे जेवरात थे देवरानिया ने नोच करके आपस में बंटवारा कर लिए, है ना। हरगोविंद ने देखी है अपने आंखों से द्रौपदी चिरहरण लीला। और कहता है, हरगोविंद बताते हैं कि पता है बड़ी बहुरिया, मैं तो अपने आंखों से देखा हूं द्रौपदी का चिरहरण, कैसे उनको चिरहरण किया गया था। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों करके बांटा गया था। निर्दयी भाइयों ने बेचारी बड़ी बहुरिया, गांव की मोदियाइन बूढ़ी, ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। वो उधार लिए थे भाई। आप किसी के दुकान में उधार लेंगे, उस उधार वाले व्यक्ति की मृत्यु होगा तो आपके घर में आकर के दखल तो डालेगा भाई। यही हुआ था दोस्तों बड़ी बहुरिया के साथ। उसका हस्बैंड के इंतकाल के बाद उनका पैसा का भरपाई कौन करेगा, इसलिए बड़ी बहुरिया के घर में दोस्तों कौन आ गया, मोदियाइन आ गए। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है। बड़ी बहुरिया के बूढ़ी कहती है, उधार का सौदा खाने में बड़ी मजा आता है ना, अच्छा। और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है, मैं आज दाम लेकर ही रहूंगी। हमारा बूढ़ी कहती है, ये बूढ़ी कहती है मेरे भाई कि बोले कि अनाज खाने में बहुत मजा आता है ना। कहता है कि उधार खाने में बड़ी मजा आता है, और जब पैसा देने के बारी आता है तो तुम ये सोच रही है वो सोच रही हो, और बोल रही कि बुढ़िया बहुत बोल रही है, ऐसा बोलने लगी। कौन, वो बूढ़ी। ठीक है, आगे देखिए। बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बहुरिया इतने मजबूर हो चुकी थी, महलों की रानी इतनी मजबूर हो चुकी थी कि मेरे दोस्तों वो कहती है कि बड़ी बहुरिया कहती है कि मैं कुछ भी आंसर नहीं दे पाया, मैं कुछ भी आंसर नहीं दे पाया, मैं चुपचाप से बैठी हुई थी। ठीक है, अबे कुछ क्वेश्चन वाला ने क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, संविद्या का अर्थ क्या होता है, संदेश वाहक, संदेश पहुंचाने वाले को संविद्या बोलते हैं। हरगोविंद कौन था, तो हरगोविंद एक संविद्या था। संविद्या मतलब वो चिट्ठी पहुंचाने वाला था। हरगोविंद कहाँ गया था, तो बड़ी हवेली में। हरगोविंद कहाँ गया था, बड़ी हवेली में। हरगोविंद को किस बात का आश्चर्य हुआ कि आज के समय भी संविद्या की आवश्यकता होती है। हरगोविंद की को बड़ी हवेली में किसने बुलाया था, बड़ी हवेली में बड़ी बहुरिया ने बुलाया था। हरगोविंद ने किस बात का अंदाजा लगाया, तो निश्चय ही कोई गुप्त खबर ले जाने को होगी। हरगोविंद ने सुन कर यह अंदाजा लगा दिया था कि कोई ना कोई गुप्त खबर होगा जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना है। आगे देखिए दोस्तों, स्टोरी आगे क्या कहता है भाई। आगे कहता है कि हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी बकाया वसूलने का यह कबूली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। अब हमारे बड़ी बहुरिया को डांट रहे हैं। हमारे हरगोविंद से रहा नहीं गया, क्योंकि हरगोविंद ये सोचकर उनको आंसर देने का फेरा में लगा हुआ था कि इतने बड़े महल का महारानी को कैसे तुम डांट सकती हो। हमारा बड़ी बहुरिया को देखकर हमारा हरगोविंद से रहा नहीं गया, और फाइनली हरगोविंद ने मोदियाइन को डांटना शुरू कर दिए। कहा, काकी बकाया राशि वसूलने का आपका यही तरीका है, हाँ। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन दमकर खड़ी हो गई। चुप रहा, मुंह झोंसे निछोले, चुप रहा। इस तरह से बुढ़िया बोलने लगी। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं। मूछ दाढ़ी मतलब अगर लड़का के अंदर में मूछ दाढ़ी नहीं है तो मेरे दोस्तों वो लड़का का चेहरा अच्छा नहीं लगता, रियल बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी नहीं दी है, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी दी है। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। बोला कि देखो, काबुली मतलब जानते हैं, सूद देने वाला को काबुली बोलते हैं। पर कि बुढ़िया बोल रही कि अगर काबुली वाला अगर एक बार भी बोला ना मुझे, तुम्हारा जीभ खींच के निकाल दूंगा एकदम। ठीक है, बुढ़िया बोल रही है। चलिए आगे देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक सेंटेंस इसका, इसलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखाई, अर्थात खींच ले खींच, बुढ़िया का खींच। इस तरह से हरगोविंद बोलने लगे। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा खां उधर कपड़ा लाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। अब दोस्तों 5 साल पहले हमारे जो गुल मोहम्मद आगा खान थे, वो मोदियाइन के दुकान के पास जो है कपड़ा लगाकर, इस तरह से कपड़ा लगाकर क्या करते थे भाई, कपड़ा का दुकान लगाकर कपड़ा बेचा करते थे। ठीक है, बच्चे बेचा करते थे। आगे देखिएगा भाई क्या बोलते हैं
कहते हैं दोस्तों कि आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता है और वसूली के समय जोर जुल्म से एक का दो वसूलता है। और आगा खां से अगर कोई कपड़ा उधार भी लेते थे तो बहुत ही अच्छी तरह से यह रंग अच्छा है या अच्छा क्वालिटी का है इस तरह से उधार दे देते थे। बट जब वसूली की बारी आते थे ना तो वैसा वसूलते थे कि लोग देकर दंग रह जाते थे। एक बार कई उधार लेने वाले ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। बल्कि सभी उधार लेने वालों ने हमारा गुल मोहम्मद आगा खां के खिलाफ ऐसा आवाज उठाया कि गुल मोहम्मद आगा खां अब गांव पे कपड़ा बेचना ही छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद ही दुगनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वाले ने नाच में काबुल का सवांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, आम कबूली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। और हमारा कहता है कि जो गुल मोहम्मद आगा खां है वो जाते समय कहता है कि देखो अगर आपको बादाम खाना है, पिस्ता खाना है, आइए हमारा गांव हमारा मुल्क आइए, फिर बताता हूँ। मतलब इसके मतलब यहाँ पे जो उन्होंने डांटा उनको सब मिलके, तो वहां पे जाकर को अपना रब दिखाएगा, है ना। अपने गांव में कुत्ता भी शेर बन जाता है, वही हाल हुआ इनका पास। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है भाई कि मोदी आइन बड़ी बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई। तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको सनवाद ले जाना है, आज ही बोलो जाओगे ना। बड़ी बहुरिया कहती है, हरगोविंद आपको सनवाद ले जाना है क्या, हरगोविंद तुम जाओगे ना, हरगोविंद तुम जाओगे ना रे हरगोविंद। पर क्या, हाँ मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। ठीक है, कहाँ, मेरी मायके के पास। बोले कहाँ जाना है बताइए बड़ी बड़ी बोहरिया, कहाँ जाना है। तो बोले कि मेरे मायके के पास। हरगोविंद बड़ी बोहरिया की छलछलाई आंखों से डूब गया। कहिए क्या संवाद है मैडम जी। संवाद सुनाते समय बड़ी बोहरिया सिसकने लगी। अब जैसे संवाद सुना रहे संवाद सुनाते समय बड़ी बोहरिया की जो आंखें छलछलाई, है ना, और सिसकने लगी। हरगोविंद की आंख भी भर आया। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा। हरगोविंद ने कहा कि मैं पहली बार इतनी बड़ी हवेली की बड़ी बोहरिया जो लक्ष्मी हुआ करती है हमारे पूरे गांव की लक्ष्मी, आज उनकी आंखों से आंसू टपक रहे। हमारे हरगोविंद भी रोने लगे। ठीक है, वह बोला बड़ी बोहरिया दिल को कड़ा कीजिए। कहता बड़ी बोहरिया आप दिल को नरम मत कीजिए, बड़े बोहरिया आप दिल को कड़ा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ बड़े बोहरिया, आप थोड़ा सा भी ना रोइए बड़े बोहरिया। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभी की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब नहीं रह सकूंगी यहाँ पे। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांध के पोखर में डूब मरूंगी। बोले गला में घड़ा बांध के पोखर में डूब मरूंगी, है ना, भतुआ साग खा खा कर मैं कब तक जीऊंगा। बता देना मम्मी को कि मैं भतुआ साग खा खा करके कब तक जीऊंगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है हरगोविंद, आप जाकर के बता देना। ठीक है, अब आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है। हरगोविंद का रोम रोम कांपने लगा। अब हमारा हरगोविंद का जो रोम रोम है भाई वो कांपने लगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी महल का लक्ष्मी कह रही है कि मैं गला में घड़ा बांध के पोखर में डूब मरूंगी। इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, उनका रोम रोम दोस्तों क्या लगने लगा भाई, कांपने लगा। ठीक है, देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द है। ठीक आघन महीना धान के समय बाल बच्चे लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिन में कर्ज उधार की ढेर लगाकर वापस जाते समय दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएगा। हमारे देवर देवरानियां भी कैसे हैं कि आघन महीना में वो आएंगे, धान का बंटवारा होगा, वो धान लेकर चले जाएंगे और उधार दुकान में उधार करके छोड़कर चले जाएंगे, उधारी हमें भरना पड़ता है। ठीक है, फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरिया में बंद करके चले जाएंगे, फिर उलट कर कभी नहीं देखते। राक्षस है सब, राक्षस क्या जानोगे रे हरगोविंद, मेरा देवर देवरानिया राक्षस है रे राक्षस। आम के मौसम में आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं, धान के मौसम में आते हैं, आघन महीना में आते हैं, लेते और चले जाते हैं। बड़ी बोरिया आंचल के खूट से 5 रुपए का एक गंदा नोट, कितना रुपए का, 5 रुपए का गंदा नोट निकालकर बोली कितना रुपया का, तो बोलेंगे सर
5 रुपया का एक गंदा नोट निकाल करके बोले, कितना रुपया का, ये तो सिक्का दिख रहा है बट यहाँ पे रुपया दिया था, ठीक है, कितना रुपया का, 5 रुपया का एक गंदा नोट दिखा करके उनको दिया। किनको? हरगोबिंद को। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना। कहता हरगोबिंद मेरे पास 5 रुपया पैसा ही है, तुम आते समय मेरी मम्मी से मांग लेना कि आपकी बेटी ने कहा है कि मम्मी आप पैसा दीजिए, मैं वापस कैसे जाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे, और कहता उम्मीद है कि भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। हरगोबिंद बोला बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा। बड़ी बहुरिया को कहते हैं कि बड़ी बहुरिया आप राह खर्च देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना जुगाड़ कर लूंगा, किसी तरह से इंतजाम कर लूंगा। तुम कहां से इंतजाम करोगे रे पागल, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूं। और कहता है हमारा हरगोबिंद कि मैं आज 10 बजे के गाड़ी से ही जा रहा हूं। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोबिंद को देखती रही। हरगोबिंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। अर्थ संनिधि अर्थात संदेशवाहक कहता है कि तुम जाओ 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 और मैं छत के ऊपर बैठकर मैं तुम्हारा राह देख रहा हूँ, कि तुम किधर किधर जाते हो मैं देखता चला जाऊंगा, इससे हमें तसल्ली होगा। लेकिन फाइनली दोस्तों हमारा हरगोबिंद ने बड़ी बहुरिया से 1 रुपये भी पैसा नहीं लिया। आगे देखिएगा मेरे भाई क्या कहता है, हरगोबिंद संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हरगोबिंद कहता है कि संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकता है, कड़ा दिल होने चाहिए, कड़ा दिल। जैसे संवाद सुनाते हैं वैसा ही वहां पे जाके सुनाना पड़ता है। यहाँ हंस हंस के सुनाते हैं तो वहां पे हंस हंस के सुनाना पड़ता है। यहाँ पे रो के सुनाते हैं, भावुक होके सुनाते हैं, तो यही संवाद को मुझे वहां पे रो करके भावुक होके सुनाना पड़ता है। आदमी भगवान के घर से संवेदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी सुर और स्वर से वहां पे जाकर के सुनाना मुश्किल का काम होता है। जैसे बड़ी बहुरिया सिसक सिसक कर रो रो के हमें संवाद सुनाया है, यही संवाद को हमें वहां पे जाकर के सिसक सिसक के सुनाना होगा। ये सब की बस की बात नहीं है। कौन कह रहा है? अरे हमारा हरगोबिंद। ठीक है, आगे देखिए, गांव के लोगों की गलत धारणा है। हमारा गांव के लोग कहता है, हरगोबिंद कहते हैं पता है गांव के लोग हमें क्या कहता है, बोले क्या कहता है, बोले गांव के लोग मुझे कहता है कि ये पेटुआ राम है, ये निठल्ला है, ये कामचोर है, इसलिए ये कर रहा है क्या। तो बोलेंगे सर ये कर रहा है क्या, बताएंगे सर ये कर रहा है संविद्या का काम। संविद्या का काम कौन करता है? जो निठल्ला होता है, जो कामचोर होता है, जो पेटू राम होता है वो करता है। ठीक है, कामचोर और पेटू आदमी ही संवाद का काम करता है। गांव के सारे लोग कहते हैं ना आगे नात ना पीछे पगा, आगे पीछे से कोई नहीं है, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहें। पर बिना पैसा लिए जब लोग एक गांव से दूसरे गांव संवाद पहुंचाए उसको क्या बोले? पेटू राम नहीं तो क्या बोले। ठीक है, औरत का गुलाम, इसे हम लोग बोलते हैं औरत का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भला मर्द कैसे कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोबिंद नहीं पहुंचाए। अब गांव के लोग कहते हैं कि गांव में ऐसा औरत है जिनका संवाद हरगोबिंद ने उनके मायके तक नहीं पहुंचाया। हरगोबिंद तो एकदम लड़कियों की थोड़ी सी बातों पर मिठास से बातें करते हैं, हरगोबिंद उसको दिल पे लेकर के उनके मायके में सुना देते। ठीक है, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा हूं। हमारा हरगोबिंद कहते हैं कि मैं पहली बार ऐसा संवाद लेकर जा रहा हूं, इससे पहले ऐसा संवाद में लेकर नहीं गया हूं। आगे देखिए दोस्तों, हमारा हरगोबिंद क्या बताते हैं कि गाड़ी पर सवार होते ही हरगोबिंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुणा गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पेयापू दाढ़ी तारो हमारे संवाद ले ले जाओ रे संवाद या कहने लगा मेरे भाई कि बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। एक नौकर था वो भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बांधी भूखी प्यासी हिकर रही है, मैं उसके किसके इतना दुख झेलें। हमारा बड़ी बहुरिया दोस्तों जो कुछ कहा था वो गाड़ी में बैठकर ट्रेन में बैठकर जब सवार हो रहे थे हमारा हरगोबिंद, तो सारे
सारे बातों को दोस्तों वो याद कर रहे थे, सारे बातों को वो याद कर रहे थे कि कैसे कहा, क्या कहा, सब कुछ वो सोचकर दोस्तों याद कर रहे थे। हरगोविंद ने अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहुरपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? अब दोस्तों हमारा जो है हरगोविंद जब ट्रेन में सवार हो रहे थे तो उसका बगल में एक यात्री बैठे हुए थे। वो यात्री से पूछते हैं, क्या भाई साहब, थाना बिहुरपुर में हमारा गाड़ी रुकेगी या नहीं? यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बिहुरपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। जोर से कहा, तुमको नहीं पता है का, बिहुरपुर में सभी गाड़ियां रुकती है? लगता है नया नया आया है का? इस तरह से बोलने लगा। यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बिहुरपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। हरगोविंद ने भांप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है। अब हरगोविंद बोल रहा कि मैं जब सूंघ के बता सकता हूं कि क्या चिट्ठी पहुंचाने का है, तब मैं इस आदमी को देख के नहीं बता सकता हूं कि कैसे मन का है, कैसे मिजाज का है। पर ये चिड़रपन इंसान है सर, ठीक है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगा, पर इससे कोई बात करके फायदा नहीं है। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है वहां वहां भी हम रोएंगे। अरे बड़ी बहुरिया संवाद सुनाते समय जैसे जैसे रोई है वैसे वैसे हम रोएंगे। कैसे हम संवाद को सुना पाए? कौन कह रहा है? हमारा हरगोविंद। ठीक है, बहुत मजेदार है मेरे भाई, सुनते जाइएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा, कटिहार जंक्शन पहुंचा भाई। अब हमारा जो कटिहार जो जंक्शन है, हमारा हरगोविंद पहुंच गए। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। बिल्कुल भाई, आप खुद 5 साल पहले चले जाइए, वहां की जिंदगी देखिए और आज की जिंदगी देखिए मेरे भाई, कितने बदलाव हुई है। तो हमारा कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी पहुंचती है और तुरंत भौंप से आवाज आने लगता है, अपने आप निकलने लगी। मतलब कहता है कि अब हमें, पहले जमाने में क्या होता था, किसी से पूछना पड़ता था कि ये ट्रेन फला ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी, इस तरह से पूछना पड़ता था। बट आज हमारा इतना दुनिया विकसित हो चुकी है कि भौंपू से आवाज आती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 2365 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, जो धनबाद से चल करके रांची की और रवाना हो रही है। जितने सारे यात्रीगण प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इंतजार कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाए। इस तरह से आवाज आते हैं, हर 1 मिनट बाद इस तरह से आवाज आते हैं, आप देखेंगे स्टेशनों पे, है ना। तो हरगोविंद कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है बदलाव देखने को मिला है और अब हमें किसी से कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है, भोंपू से आवाज आते ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है कि बिहुरपुर खड़िया और बोरानी जाने वाली यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर गाड़ी में चढ़े और किधर जाए कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन आज इस भोंपू से आवाज आ रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे चले जाएं, कटिहार जंक्शन की ओर ट्रेन खड़ी है। इससे पूछताछ में ही कितने बार उसकी गाड़ी छूट गई है। पर पूछताछ में ही मेरे कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी छूट गया है। ठीक है, गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुणा मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली है, लेकिन मेरी माँ तो है ना, किसके लिए? अरे किस लिए, किसके लिए मैं भतुआ साग खाकर जीऊंगा। थाना बिहुरपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव पे आया है। हरगोविंद जैसे दोस्तों बिहुरपुर स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि आज से पहले भी मैंने बहुत सारे चिट्ठियां लाया हूं, बहुत सारे संवाद लाया हूं, पर आज जैसे संवाद हमारे बड़ी बहुरिया ने सुनाया है, ऐसा संवाद तो मैं कभी भी नहीं सुना हूं। मैं कैसे अपने दिल को कड़ा करके अपने उसके मम्मी पापा को सुनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ उसका पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहा है। अब उसका जो हमारा हरगोविंद, मान के चलिए मैं हरगोविंद हूँ, मैं बिहुरपुर स्टेशन में उतरा। स्टेशन से उतरने के बाद जब मैं गांव की ओर कदम रखना चाहता हूँ तो मेरा कदम जो है ना गांव में रख ही नहीं पा रहे, क्योंकि इतना दुख हो रही है भाई कि इतनी बड़ी महल का लक्ष्मी रो रो की संवाद पहुंचाया है, कैसे हम सुना पाएंगे उसके घर वालों को, है ना। आगे देखिए, इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। और कहता है मेरे दोस्तों क्या कि अब हमारे इस संवाद को सुनाएंगे तो उसका मायके हमारे बड़ी बहुरिया को वो ला यहाँ वहां से लेकर आ जाएंगे। अब हमारे इतने बड़े गांव पे
इतने बड़े पहाड़ों पे लक्ष्मी हुआ करती है, और उस लक्ष्मी को अगर उठा करके यहाँ पे आप लोग अपने घर ले आएंगे तो मेरे दोस्तों हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ी बोहरिया जो थे ना वो सारे दुख को सुनाए, बट दोस्तों हमारा जो हरगोविंद थे ना, हरगोविंद, वो हरगोविंद ये सोचते समझदार व्यक्ति थे कि हम अपने गाँव के मिट्टी को मिलने नहीं दें, हमारे गाँव की इज्जत को हम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। आगे क्या कहता है भाई, गौर से सुनिएगा। कहता है क्या, हरगोविंद का मन कल्पने लगा तब तक गांव में क्या रह जाएगा, गांव में तो गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जाएगी, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा, कैसे हम सुना सकेंगे। इतने बड़ा गांव, जैसे नहीं भाई एक गांव में एक दो रईस इंसान होता है, कि इतने बड़े गांव में हम कैसे अपने संवाद को सुनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे गांव पे इतने बड़े लक्ष्मी, और लक्ष्मी गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। कैसे कहेंगे कि बड़ी बोरिया भतुआ साग खा खा कर गुजार रहा है जिंदगी, और मैं कैसे बता सकता हूं कि जो हमारे बड़ी बोरिया है वो भतुआ साग खा खा के अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ठीक है, सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, लोग थूकेंगे मेरे गांव का नाम लेकर के। कैसे गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बोरिया दुख भोग रही है। अनिश्चित पूर्वक हरगोविंद ने गांव के में प्रवेश किया। अब मेरे दोस्तों बड़े जो होगा सो देखा जाएगा, चलो भाई अब हम गांव की ओर कदम रखते, अब हम अपने गांव की ओर कदम रखते। इस तरह से दोस्तों उन्होंने कदम रखा। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलालगढ़ का गांव सनव्याद आया है। आप मेरे दोस्तों हरगोविंद जैसे गांव पे कदम रखते हैं, सारे लोग कहते हैं क्या काका मेरे लिए क्या संवाद है, क्या काका, क्या चाचा, क्या भैया जी, क्या नाना जी। सब पूछने लगे कि आखिरकार मेरे लिए कौन सा संवाद लेकर आप आए हैं। किसको बोल रहे, हरगोविंद को। तो बोलता है मेरे दोस्तों क्या, कि ना जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक ठाक है ना। राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदे पड़ा है। बड़े बोहरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। बड़ी बोहरिया के जो बड़े भाई थे ना वो हरगोविंद को नहीं पहचान पाए। ठीक है, हरगोविंद को जो है नहीं पहचान पाए। बड़ी बोहरिया के जो बड़े भाई हैं वो हरगोविंद को नहीं पहचान पाए। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है। जैसे ही दोस्तों हरगोविंद अपना पहचान देते कि मैं जलालगढ़ गांव से आया हूँ, हरगोविंद बड़ी बोहरिया बड़ी बोहरिया ने मुझे भेजा है, इस तरह से बोलने लगा। तो सबसे पहले बड़ी बोहरिया के बड़े भाई कहते कि मेरी दीदी कैसी है। ठीक है, तो भगवान की दया से सब राजी खुशी है। तो हमारे दोस्तों बताता है हमारा हरगोविंद कि भगवान की खुशी से सब कोई राजी खुशी है। आगे कहता है क्या, गौर से सुनेगा भाई। आगे क्या कहता भाई, कहते कि मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलावट आंगन में हुई। पर लिखो भाई, हरगोविंद जाओ मुंह हाथ धो लो, तुम बहुत दूर से आए हो। और मुंह हाथ धोने के बाद आंगन में बुलावट हुआ, किसका, हरगोविंद का, कि आंगन में आओ। ठीक है, आगे देखिए, कहता अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बोहरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद उसने बड़ी बोहरिया की बूढ़ी माता को पावलागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। माँ जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है, कोई संवाद है। नहीं संवाद जी, संवाद कोई नहीं है। मैं कल सिरिया गांव आया था। हमारा बड़ी बोहरिया के मायके के बगल में कोई गांव था, सिरिया गांव। बोला कि सिरिया गांव आया था तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों से भी मैं भेंट मुलाकात कर लूं। सिरिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। अब अपना बात को पलट रहा है, इसलिए क्योंकि वो अपने गांव का इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, बड़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदासी सी हो गई। उफ, मैं सोची थी कि मेरी बेटी कोई ना कोई संवाद पहुंचाएंगे, लेकिन उफ क्या बोलूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो तुमने कोई संवाद लेकर नहीं आए हो। जी नहीं, कोई संवाद नहीं है मायकी। ऐसे बड़ी बोहरिया ने कहा कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगा। बोले दशहरा दुर्गा पूजा में अगर छुट्टी मिलेगी तो मैं जाऊंगी अपने मायके में और माँ बाप से मुलाकात करके फिर वापस लौट आऊंगी। बड़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थली बड़ी बोहरिया के ऊपर भी है। आप बोल रहे छुट्टी कैसे मिले, छुट्टी कैसे मिले, छुट्टी कैसे मिले, सारे दिन तो हमें काम करना पड़ रहा है। ठीक है, कौन कहता है, बड़ी बोहरिया। आगे देखिए, बड़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को ले आओ। कहता है कि मैं तो कब से बबुआ को बोल रहा हूं
कि जाओ बड़ी दीदी को वहां से लेकर आओ, बहुत दिन हो गया है बड़ी दीदी घर नहीं आई है। यही रही होगी, यही रही होगी, रहेगी। वहां अब क्या रह गया है, जमीन जायदाद तो सब चली गई है। तीनों भाई तीनों देवर देवरानियां अब शहर में जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी को अकेली रहती है। मैं अपने बउआ से कहता हूँ, बउआ जाओ बड़ी दीदी को लेकर आओ, वहां पे कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, अब वो यहीं रहेगी। नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ काम नहीं है। हमारा हरगोविंद कहता है, नहीं माँ जी ऐसा मत बोलियो माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ नहीं कम नहीं है, ठीक है, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिरकार बड़ी हवेली ही है, सनवाग नहीं है, यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहोरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। पर ऐसा मत बोलियो, बड़ी बहोरिया का तो सारा गांव ही हमारा सारा परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है। बड़ी बहोरिया हमारे गांव की लक्ष्मी है माँ, बड़ी बहोरिया गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? ऐसा तो हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे कि बड़ी बहोरिया गांव छोड़कर शहर की ओर रवाना हो जाए, ये हम लोग कतई नहीं चाहते हैं। यहाँ देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करती है, बार बार कहते हैं, देवर लोग आते हैं कहते हैं कि चलो भाभी आप भी चलिए हमारे साथ शहर में, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो बात को टल रहे हैं इसलिए कि हम अपने गांव की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं देना चाहता हूं, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लागा कर दिया, है ना, माड़ भात। आप लोगों को पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, माड़ भात, हम लोग माड़ भात बोलते हैं, ठीक है, सुबह सुबह जो खाते। पहले थोड़ा जलपान कर लो बाबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहोरिया दलान पर बैठकर उसकी राह देख रही है। अब हमारा हरगोविंद जैसे जलपान करने जा रहे हैं, जैसे आप अपने भोजन को अपने मुंह में जैसे घुसाएंगे तब तक उनको याद आता है कि बड़ी बहोरिया दलान पे बैठ करके, बिल्डिंग पे बैठ करके हमारे राह देख रहे होंगे, और अगर हम संवाद ना सुनाएं तो हम क्या मुंह दिखाएंगे बड़ी बहोरिया को, ठीक है। पर बैठकर देख रही थी, भूखी प्यासी, रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहोरिया मानो सामने आकर बैठ गए। और जब रात में भी मैं भोजन करने लगा, हरगोविंद कहते कि रात में भी जब मैं भोजन करने लगा ना, तो ऐसा मुझे फीलिंग होता है, ऐसा मुझे फीलिंग होता है कि बड़ी बहोरिया मेरे सामने आकर के बैठी हुई है। कर्ज उधार आप कोई देते नहीं है, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा, दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहोरिया भतुआ साग उबाल कर खा रही होगी। मगर देखो यहाँ पे घी है, पापड़ है, सलाद है, सब कुछ है, और हमारी बड़ी बहोरिया दलान पे बैठकर भतुआ साग खा खा के कब तक जिएगी। वो सारे चीजों को दोस्तों सोच ही रहे थे, कौन, हमारा हरगोविंद। आगे बताते हैं, बड़ी बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं हो? हाँ मामा जी 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 खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। उनको याद आने लगा था दोस्तों, ध्यान भटक गया था कि मैं यहाँ पे खाऊंगा, बड़ी बहोरिया दलान पे बैठकर भतुआ सा खाएगी, मुझे ठीक नहीं लगा, है ना। माँ जी पेट भर कर जलपान तो कर लिया, और क्या खाऊंगा? अरे जवान आदमी हो तो 5 बार जलपान करके भी एक थाली भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया नहीं जाएगा मेरा मम्मी, अब मैं नहीं खाऊंगा। समिध्या डांट कर खाता है और आफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रहा है। हमारा हरगोविंद को नींद नहीं आ रहा है कि इतने दुख भरी संवाद मैं उसके मायके को नहीं सुना पा रहा हूँ, कितनी दुख की बात है ना। यहाँ उसने क्या किया, क्या कर दिया, क्या किस लिए आया था, वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही सब कुछ बूढ़ी माता को बता दूंगा, नहीं तो मेरे बड़ी बहोरिया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? बोले मैं कब तक झूठ बोलते रहूं? नहीं, मैं सुबह होते ही, मैं अपने, रात को सोच रहा है कि सुबह होते ही मैं अपने सारे बातों को मायकी को बता दूंगा कि माँ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, सही संवाद सुना देंगे, अक्षर। माँ जी आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलावा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी, इन्हें फांसी लगा लेगी या गाड़ा में डाल करके कूद जाएगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहोरिया ने कहा, भाभी के बच्चों की जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आया, वह सोचने लगा कि ये सारे बात मैं सब कुछ बता दूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, इस सारे चीजों को मैं बता दूंगा। किसको? हमारा हरगोविंद किसको बोल रहे भाई? अपने आप सोच रहा है कि सुबह होते ही मैं सब कुछ बता दूंगा। आंखों के सामने बड़ी बहोरिया बैठी रही, सिसकती रही, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को काढ़ा किया, वह संवादिया उसने काम
उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, बताओ, कुछ कहोगे क्या? माँ जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना है, कई दिन हो गया है। अरे इतना जल्दी क्या है, एक आध दिन और रह लो मेहमान की तरह। नहीं माँ जी, इस बार आगे आज्ञा दीजिए, दशहरा में भी बड़ी बहुरिया को के साथ आऊंगा, तो उस समय डट कर 15 दिन तक मेहमानीगिरी करूंगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसे जल्दी थी तो आई ही क्यों हो? ऐसा था, बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजोगी तो बोल रहा है कि मेरे बेटी के लिए जाओ, दही चूड़ा थोड़ा सा देता हूं, मेरे बेटी के लिए दही चूड़ा जाकर के ले जाओ। ठीक है, आगे कहता है, सो दही तो नहीं सकेगा, आज थोड़ा चूड़ा है, बासमती धान के लेते जाओ। पर ठीक है, दही तो नहीं है, तो बासमती धान का थोड़ा सा चूड़ा है, जाओ इसी यही हमारे बेटी को लेकर के दे देना बासमती चूड़ा। ठीक है, तो नहीं, सॉरी, चूड़ा की पोटली बगल में लेकर, चूड़ा की जो पोटली थी इस तरह से बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला। तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च है ना? बोले, क्यों भाई, तुम्हारे ट्रेन का जो खर्च है वो ट्रेन का खर्च है ना आप? हाँ, उसको क्या कर... समझ गए? आगे देखिए, कहता है कि हरगोविंद बोला, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है, भैया जी आप दुआ कीजिए, आपकी बात से कुछ भी कमी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है, भाई स्टोरी क्या कहता है आगे बताते हैं। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद, अब क्या होता है, कहानी को समझिए, स्टोरी को, मजा आएगा। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितना पैसे हैं उसने कटिहार तक का टिकट वह खरीद सकेगा। बोले, आप हरगोविंद हिसाब कर रहा है, मेरे पास जितना पैसा है उतना पैसा हम कटिहार जंक्शन तक पहुंच जाएंगे, पर कटिहार जंक्शन से हम जलालगढ़ गांव कैसे जाएंगे, इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं पैदल ही चल जाऊंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। और आधी चौवानी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही। अब बोले कि अगर जो हमारे पास पैसा अगर नकली साबित हुआ तो हम सेमापुर तक पहुंच ही जाऊंगा, बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जाएगा, पर हम बिना टिकट का हम एक स्टेशन भी नहीं जाएंगे जा सकेगा, डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूखा जाएगा। गाड़ी में बैठे ही उसकी हालात अजीब हो गई, वह कहाँ आया था और क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सुदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सुदास के गीतों को सुनकर उसके जी स्थिर हुआ थोड़ा। ये जो है सुदास का जो कविता है वो गाना है दोस्तों, ये सुनाया किसी ने, तो उसका मन दोस्तों थोड़ा सा तसल्ली हुआ, किसका, हमारा हरगोविंद का। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी, उसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में कटिहार स्टेशन पहुंचा, भोपे से आवाज आ रही थी, बेरगाछी, कुसियार और जलालगढ़ स्टेशन जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले आए। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा, उसके पास तो कटिहार तक ही टिकट है। जलालगढ़ कैसे जाएगा, 20 कोस दूर है जलालगढ़। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, बड़ी बहुरिया हमें देख रहा होगा कि कब तक वो वापस आएगा। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर मंजिल नहीं है, वह पैदल ही जाएगा। पर जो होगा हम पैदल ही चल जाएंगे, जो होगा हम पैदल ही चल जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे पास इस टिकट ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा, जो जय बजरंगबली, बजरंगबली की, इस तरह से जाकर के वो पैदल ही चल पड़ा। ठीक है, 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर चला। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया, पोटली में नाक लगाकर सूंघने की आखिर वो पोटली में जो सामान दिया था वो पोटली को सूंघ रहा है कि आखिर क्या दिया है। ठीक है, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए है, नहीं वह उससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को, मन में सोच रहा है, इतनी बड़ी महल का बासमती चूड़ा खाएगा, समझ नहीं आ रहा है क्या दिन आ चुका है हमारे बड़ी बहुरिया को, मैं क्या सुनाऊंगा बड़ी बहुरिया क्या सुनाऊंगा बड़ी बहुरिया को। मन ही मन दोस्तों वो सोचने लगा कि मैं क्या करने आया था और क्या करके मैं जा रहा हूं। उसके पैर लड़खड़ाए, उफ, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की
डबडबाई हुई आंखों उसकी गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी रहा, ताक रही हूँ। और दोस्तों हमारा जो बड़ी बोहरिया है वो बैठ करके वो ताक रही है कि कब तक हमारा हरगोविंद आएंगे, कब तक हमारा हरगोविंद जो है आएंगे। 15 कोस मां से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ा। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दलान चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है। बड़ी बहुरिया भूखी प्यासी हमारे संवाद ले जाओ रे संविदिया। लेकिन यहाँ कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? आप बोलता है हमारा हरगोविंद मेरे कि ये कौन गांव है। जब गांव गांव पार करता है तो एक गांव पहुंचते हैं, उस गांव में पहुंचकर पूछते हैं ये कौन सा गांव है। बड़ी बहुरिया भूखी प्यासी हमारे संवाद ले जा रहे संविदिया। लेकिन वह क्या चला कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है, ये झोपड़ी है, यह हथियारों का झुंड है। ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूल गया, न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं चल रहे क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं? किससे पूछे कहाँ वह रोशनी है? मतलब वो मेरे दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो हमारा हरगोविंद जो है भटक गया था, रास्ता से भटक गया था। अंधेरा छा रहा है, कहीं किसी से कुछ पूछने का आदमी नहीं है। चारों तरफ दोस्तों झूठ जंगल थे, ताल का पेड़ था। ठीक है, आगे देखिए आंखें, वह खड़ा है, वह चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पे है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं धरती में हूँ या गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। हरगोविंद भाई आगे हैं। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन पर भोंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया की हरगोविंद भाई तुमको क्या हुआ? इस तरह से बड़ी बहुरिया बोल रही है। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला बड़ी बहुरिया, हरगोविंद भाई आप जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया और इस तरह से बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। हरगोविंद इस तरह से पैर पकड़ लिया और कहा, हरगोविंद कहता है कि बड़ी बहुरिया मैं आपका संवाद नहीं सुना पाया। इस तरह से रोने लगा। बड़ी बहुरिया मुझे माफ करना, तुम्हारा संवाद नहीं कर सका तुम्हारे मायके में। तुम गांव छोड़कर मत जाओ बड़ी बहुरिया, तुम गांव की लक्ष्मी हो रे, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम मत जाओ। इस तरह से हमारा हरगोविंद रोने लगा। तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़े बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारे सब काम करूंगा। बोलो बड़ी बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मस्कने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। और दोस्तों बड़ी बहुरिया जो थी ना, वह बड़ी बहुरिया संवाद तो हमारा हरगोविंद को दिए। हरगोविंद को संवाद देने के बाद हमारे बड़ी बहुरिया पछता रही थी कि मैं संवाद तो दिया हूं, पर मैं पछता रही हूं इस बात को लेकर कि मैं अपने संवाद को, जब बड़ी बहुरिया हम जो संवाद को अपने हरगोविंद को दिया हूं, अगर ये हरगोविंद अपने हमारे मायके में सुना देंगे ना तो हमारे मायके के सारे लोग रोने लगेंगे और कैसे आएंगे। मैं सोचा कि तुम किसी भी तरह से तुम संवाद को ना सुनाना, मेरा मम्मी परेशान हो जाएगी, मेरा भैया भाभी सब परेशान हो जाएगा, तुम ना सुनाना। और तुमने सच में हमारे दुख को नहीं सुनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा हरगोविंद कि तुम मेरे दुख को नहीं सुनाया। हरगोविंद जैसा भी जिंदगी हो हम आप मिलकर कट लेंगे, लेकिन हम अपने दुख को माँ को नहीं बताना चाहेंगे। मेरी माँ बूढ़ी है, मेरे माँ को कितना दुख होता होगा, हम नहीं सुनाना चाहते अपने दुख को। इस तरह से बोलने लगी। और फाइनली मेरे दोस्तों आपका स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाता है। जो रोमांटिक स्टोरी था, मजेदार था। अब हम लोग अगला वीडियो में दोस्तों जो बात करेंगे वो आपका क्वेश्चन आंसर का होगा।